हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु। हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी फंडामेंटल राइट्स की, और इससे पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से जो आगे पहले वीडियो कराई हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कराया है। आई होप कि आपको वो सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए क्रिटिसिज्म देख लेते हैं आज। क्या बोलता है आपका क्रिटिसिज्म? द फंडामेंटल राइट एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेट विद ए वाइड एंड वेरिड क्रिटिसिज्म। यानी कि आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आपके अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो एक बहुत ही वाइड और वेरिड क्रिटिसिज्म से मिलते हैं। और वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला है एक्सेसिव लिमिटेशन। एक्सेसिव लिमिटेशन का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके उस चीज़ को बताया गया है। एक्सेप्शंस बहुत हैं उसके अंदर कि स्टेट ये कर सकती है, स्टेट वो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट फंडामेंटल राइट विद वन हैंड और टेक्स देम अवे विद द अदर। यानी कि एक तरफ आपने फंडामेंटल राइट हमें दे दिया है, दूसरी तरफ आपने उसको हमसे छीन लिया है। ठीक है, एक हाथ दे और एक हाथ ले, ऐसे वाला काम किया है आपने हम लोगों के साथ में। फिर जसपत राय रॉय कपूर जो हैं वो बोलते हैं, went to the extent that saying that the chapter dealing with the fundamental rights should be renamed as limitation on fundamental rights or fundamental rights or limitation theorems। यानी कि कहने की बात यह है कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट से डील ना करके इस चैप्टर ने इसका नाम होना चाहिए आपका लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशन देयर ऑन। तो अगर आप इस तरीके की क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन पे, क्वालिफिकेशन पे, एक्सप्लेनेशन पे, तो ये चीज़ बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपने लिमिटेशन लगा दी है कि एक तरफ आपने फंडामेंटल राइट हम लोगों को दे दिया है, दूसरी तरफ आपने उसको छीन लिया है हमसे। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सेसिव लिमिटेशन कि किस तरीके से आपने हम लोगों पे लिमिटेशन लगा दी है कि सरकार जब चाहे कुछ भी उसमें एक्सेप्शन जो है ऐड कर सकती है। ठीक है, दूसरा बोलता है नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। यानी कि जो आपके क्रिटिक्स है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कोई सोशल और इकोनॉमिक राइट नहीं मिला है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं। तो भाई सोशल और इकोनॉमिक राइट्स का क्या सीन है? वो बोलता है कि आपको सोशल सिक्योरिटी का राइट नहीं मिला है, राइट टू वर्क नहीं मिला है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, राइट टू रेस्ट एंड लेसर का जो आपका राइट है वो नहीं मिला है। तो इस तरीके के जो राइट हैं आपके, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो तो आपने दिए ही नहीं है हम लोगों को। सिर्फ और सिर्फ आपने पॉलिटिकल राइट्स हम लोगों को थमा दिए हैं। तो जितनी भी आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है, एडवांस डेमोक्रेटिक में कौन आ गया? कनाडा आ गया। ठीक है, तो और कौन आ गया? आपका यूएस आ गया। ठीक है, यूके, इस तरीके की जो कंपनी है जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ठीक है, इंडिया से बहुत अच्छी है, वेस्ट की कंपनी जो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो आपको ये सारे जो राइट है वो प्रोवाइड करा सकती हैं, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स। बट इंडिया में आपको इस तरीके के राइट प्रोवाइड नहीं कराए जा सकते हैं। देखिए, एक चीज तरफ अगर देखा जाए तो राइट टू आपका रेस्ट और लेसर वाला फिर भी प्रोवाइड कराया जा सकता है, लेकिन राइट टू वर्क और राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। ठीक है, और वो डिफ़िकल्ट क्यों है? डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि आपको जो है राइट टू वर्क, हर किसी को काम करने का, एम्प्लॉयमेंट का जो आपको प्रॉमिस किया जाता है वो पूरा किया जा सके। रिसोर्स नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास इतने ज़्यादा काम करने, मतलब ह्यूज डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी है और आपका बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आपके पास रिसोर्स उतना नहीं है कि आप हर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सको। तो जो लोग ये बोलते हैं ना इलेक्शन में खड़े होकर कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट 100% जनरेट करेंगे, झूठ बोलते हैं वो लोग। ठीक है, तो राइट टू रेस्ट और राइट टू आपका लेसर जो है वो आपको कुछ हद तक जो है प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करता है कि आपकी जो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर हो गया, चाइना हो गया, उसके अंदर भी ये सारे राइट जो प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन
ये सारी चीज़ों की बात की गई है, उस पर कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड एक होता है सोशल सिक्योरिटी के, उसके बारे में जो है आपकी गवर्नमेंट को सब कुछ पता रहेगा, लेकिन एक कार्ड बनता है यूएस में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आपकी पूरी डिटेल होती है कि इस इंसान ने कितना काम किया है, कितना सोसाइटी के लिए काम किया है, कितना इसके पास पूरी लाइफ में इसने पैसा कमाया है, ठीक है। अभी इसकी सिचुएशन कैसी है, अगर अभी के टाइम पे सिचुएशन अच्छी नहीं है तो जो आपकी स्टेट है, जो आपकी सरकार है, वो आपकी मदद करेगी, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर इस तरीके का कोई कार्ड प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं कराया जाता है? फिर से वही बात आती है, रिसोर्स के लिए। क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंस आपकी हुई थी, ठीक है, जब आप आज़ाद हुए थे, उस टाइम पे हमारे जो रिसोर्स थे वो नहीं थे हमारे पास। हमें नहीं पता था कि चीज़ों को किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से किस वे में उसको लेके जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को, जो हमारे राइट्स हैं उसको। उस टाइम पे तो हम ये देख रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से हम अपने पूरी कंट्री को यूनाइट करके रखें और अच्छे से उसको जो है जितना हो सके अच्छे से राइट्स उसको दे सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से एग्री नहीं करूंगी कि बोलते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, क्योंकि आपके पास रिसोर्स ही नहीं है। रिसोर्स नहीं है तो आप इकोनॉमिक और सोशल राइट्स कहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हर किसी को पता है कि भाई आपके पास इतने रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट बोलता है नो क्लैरिटी, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही वेग है, इनडेफिनेट है और एम्बिगुअस मैनर है। यानी कि आपका बहुत ही कुछ भी क्लियर नहीं है। वेग है मतलब धुंधला टाइप से है, यानी कि बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज़ किए गए हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे। जैसे कौन कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस तरीके के जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो क्लियरली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं कि इन वर्ड का पर्टिकुलर एक मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे तो नॉर्मल लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ये लैंग्वेज, ठीक है। तो जब लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो नॉर्मल जो पीपल हैं वो समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वाज मेड बाय द लॉयर्स फॉर द लॉयर्स। तो नेहरू जी थे, B.R. अम्बेडकर जी थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉयर्स ही तो थे ना। तो ऑब्वियसली अगर लॉयर्स बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसमें जो लॉ की जो लैंग्वेज होती है उसका तो यूज़ किया ही जाएगा, और जब वो यूज़ होगी तो नॉर्मल इंसान उसको अच्छे से नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो एक सर आइवर जेनिंग्स हैं। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म आया था उस चैप्टर में मैंने आपको ये कराया था कि सर आइवर जेनिंग्स ने बोला था कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पैराडाइज फॉर लॉयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज इसीलिए किया गया है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, बट समवेयर कहीं ना कहीं फिर स्टेट जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी कि आप पब्लिक ऑर्डर में, पब्लिक इंटरेस्ट में तो आप कुछ भी डाल दोगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आप कुछ भी चेंज करके और डाल दोगे, तो ऐसे तो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि नो क्लैरिटी। नेक्स्ट बोलता है नो परमानेंसी, यानी कि परमानेंट नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट आपकी कभी भी उसको कर्टेल कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है। जैसे आपका फंडामेंटल राइट जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अबॉलिश कर दिया गया 1978 में, ओके। जब उसको अबॉलिश किया गया तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट था, तो आप इसका मतलब ये तो परमानेंट है ही नहीं है आपके लिए। ऐसे ही सरकार जब चाहे किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है, आपसे छीन सकती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो पॉलिटिशियन हैं उनके पास मेजॉरिटी अगर पार्लियामेंट में है तो वो इसके साथ में खेल सकते हैं, ठीक है। दे कैन बिकम ए प्ले टूल इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन हैविंग मेजॉरिटी सपोर्ट इन द पार्लियामेंट। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस सरकार के पास फुल मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में वो उस टाइम पे जब जैसे मन करे उस तरीके से आपका फंडामेंटल राइट है उसको चेंज कर दे, ठीक है। लेकिन आपकी जुडिशियरी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, और जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इज ओनली लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू कर्टेल अबॉलिश द फंडामेंटल राइट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियरी की वजह से आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ वही
आपका लिमिट उस पे ही लिमिटेशन है कि पार्लियामेंट उसे चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जाहिर सी बात है अभी जुडिशरी पहले उतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी, उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन अभी तो है ना। अभी तो किसी भी चीज़ को उठा के सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि भाई नहीं, ये कैसे आपने कर्टेल कर दिया है, ठीक है। पार्लियामेंट आपका फंडामेंटल राइट है, कैसे चेंज कर सकते हो आप इतनी आसानी से। तो जुडिशरी अभी के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो इतना आसान नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है कर्टेल कर दिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो यहाँ पे क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो आपका नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपका आर्टिकल 20 है और 21 है, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। कि जब तक नेशनल इमरजेंसी चलेगी तब तक आपका जो सस्पेंशन है सारे फंडामेंटल राइट्स का वो चालू रहेगा। किस दो आर्टिकल को छोड़ के, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है आपका, एट द रूट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री बाय प्लेसिंग द राइट्स ऑफ मिलियन ऑफ इनोसेंट पीपल कॉन्टिन्यूस जियोपार्डी। यानी कि देखिए जो इनोसेंट पीपल हैं, ठीक है, तो पूरे पूरे के पूरे देश के अंदर अगर मान लो किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाता है, ठीक है, किसी भी एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ वॉर हो जाता है, तो उस टाइम पे जिसके साथ वॉर हो रहा है, नेशनल इमरजेंसी वहाँ पे पुट कर दी जाएगी, एनफोर्स कर देंगे। नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तो सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के इंडिया के और बाकी सारे फंडामेंटल राइट को जो है आपका वहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, एक कंट्री इंडिया होगी, एक दूसरी कंट्री कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो जब आप फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड कर देते हो, तो यहाँ पे जो क्रिटिक्स है आपका वो बोलता है कि मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल्स हैं यहाँ पे, तो उनको ऐसे राइट्स उनके छीन लेने का क्या मतलब है। उनको उनसे तो वार हो नहीं रहा है, वार तो सिर्फ और सिर्फ आपका बॉर्डर पे जहाँ पे भी हो रहा होगा। लेकिन देखिए ऐसा करना जरूरी है। अगर मान लो चाइना के साथ आपका वॉर होता है, तो चाइना तो किसी भी तरफ से वॉर कर सकता है ना, और कोई भी इंसान खड़ा होके ये बोलेगा कि नहीं मैं तो चाइना की साइड हूँ अभी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरे कंट्री को यूनाइट करने के लिए, पूरी कंट्री को एक साथ लेके चलने के लिए उस टाइम पे जो आपका फंडामेंटल राइट है उसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक फंडामेंटल राइट शुड बी एंजॉयबल इन ऑल सिचुएशन, एमरजेंसी और नो एमरजेंसी। तो ये बात जो है इनकी यहाँ पे थोड़ी सी जो है नहीं मानी जा सकती है। नेक्स्ट बोलता है एक्सपेंसिव रेमेडी है, यानी कि एक्सपेंसिव रेमेडी किस सेंस में है, जब आपका फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो जुडिशियरी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जुडिशियरी डिफेंड करेगी, प्रोटेक्ट करेगी आपके राइट्स को। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए जब आपका वायलेशन राइट होता है, पहली बात तो मैंने देखा है कि लोग अवेयर नहीं होते हैं कि उनका राइट्स जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग अवेयर, अगर मान लो कुछ लोगों को पता है कि हाँ गलत हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और अगर वो जुडिशरी में जाते हैं, तो जुडिशरी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीला है। दूसरा, बहुत एंड हिंडर्स द कॉमन मैन फ्रॉम गेटिंग हिज राइट एनफोर्स थ्रू द कोर्ट, यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी है और बहुत ही लंबा चलने वाला है। हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है। तो वही वाली बात है कि आपको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और आपकी चीज़ें जो है वो एक्सटेंड होती रहेंगी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि राइट बेनिफिट मेनली द रिच सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो आपका क्रिटिक्स है वो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ रिच सेक्शंस के फंडामेंटल राइट्स जो है वही बचते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है, और पैसा है तो वो जुडिशरी में जा सकते हैं अगर उनका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो, है ना। कॉमन मैन तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी है, और दूसरा बहुत ही तारीख पे तारीख, कॉमन मैन के पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि वो हर तारीख पे तारीख लेता रहे, और फिर बस यही काम थोड़ी ना रह गया है। खाने के लिए भी तो, पेट भरने के लिए भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना उसको। तो यहाँ पे बस यही बात बोली गई है। सेवेंथ बोलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तो थोड़ा सा बोला जा सकता है कि ये थोड़ा सा खतरनाक है। आर्टिकल 22 में आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसमें बोलता है कि जो टेक्स अवे द स्पिरिट एंड सब्सटेंस ऑन दिस ऑफ द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना, वो किसी भी कंट्री अभी इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है,
और किसी भी अगर आप अदर कंट्रीज़ के अंदर जाओगे ना तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन मेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ नहीं है तो इस पर थोड़ा सा बोला जा सकता है, क्योंकि अगर इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग पे यूज़ किया जा सके, टेररिज्म पे यूज़ किया जा सके, तो ऐसी सिचुएशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन ऐसे ही अगर किसी और सिचुएशन में आप किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा देते हो, उसका गलत इस्तेमाल करते हो। गलत इस्तेमाल कैसे? देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पढ़ाते वक्त कि किसी कोई एक इंसान है, वो लव मैरिज करता है, ठीक है, और लड़का लड़की दोनों घर से भाग जाते हैं। तो लड़के को जो है, जो आपकी पुलिस है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देती है और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। तो ऐसे में जो है, आपके जो लड़के के पेरेंट्स है, उसके पास ये राइट होता है कि वो रिट डाल सके सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो रिट कौन सी डलेगी? हेबेस कॉर्पस डलेगी। मैंने आपको बताया था हेबेस कॉर्पस में, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। तो ऐसे में प्रिवेंटिव डिटेंशन से बचने के लिए आप जुडिशरी में जा सकते हो। लेकिन ये जो इस्तेमाल हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वो तो गलत इस्तेमाल हुआ है ना, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे यूज़ करने की। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन इस तरीके से यूज़ किया जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर सही तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग में, आपका टेररिज्म में, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ हुआ तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो वही बात बोलता है, इट कन्फर्स आर्बिट्रेरी पावर ऑन द स्टेट, नेगेट इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि स्टेट के पास एक आर्बिट्रेरी पावर होती है और आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। It justifies the criticism that Constitution of India deals more with the right of the state against the individual than with the rights of the individual against the state. Notably, no democratic country in the world has made preventive detention as an integral part of their constitution as has been made in इंडिया। यानी कि इंडिया में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, और किसी कंट्री के अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, यानी कि कोई भी आपकी आइडियोलॉजी नहीं है। आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये बोलते हैं कि सर आइवर जेनिंग्स बोलते हैं, when he said that fundamental right proclaimed by the Indian Constitution are based on no consistent philosophy। कोई भी consistent philosophy नहीं है। जब आप बना रहे हो, आपके क्या करते हो, आप एक जगह से कुछ चीज़ उठा लेते हो, एक जगह से आपने फंडामेंटल राइट ले लिया, एक जगह से डीपीएसपी ले लिया, एक जगह से आपने ड्यूटी ले ली, ठीक है। एक जगह से आपका जो पार्लियामेंट का कुछ आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो ले लिया। तो इस तरीके से जब आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से लेते हो तो आपके पास एक कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं बन पाती है, आपकी एक पर्टिकुलर कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि डिफ़िकल्टी फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे क्रिटिक्स बोलता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हो इस तरीके से, अगर आप अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें करते हो और आपकी अगर कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है। तो देखिए, अगर कंसिस्टेंट फिलोसफी होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर कोई आइडियोलॉजी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, तो ऐसे में देखिए हमारी जो कंट्री है बहुत डाइवर्स है, अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, ठीक है, रेस के, लैंग्वेज के, जो आपका कल्चर है उसके लोग जो है बहुत अलग अलग, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे तो वो जो है वो दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का रीज़न बन सकता है। तो ऐसे में कोई भी हमें पर्टिकुलर फिलोसफी या कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, डिफ़िकल्टी नहीं होती है फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके क्रिटिसिज्म। आई होप कि आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है आपके फंडामेंटल राइट्स का। तो क्या है, बेडरॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। ऑब्वियसली बेडरॉक है, क्योंकि हम अगर फंडामेंटल राइट नहीं होंगे तो फिर हमारे पास तो कुछ है, मतलब नॉर्मल लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं ना। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन।
यानी कि मॉरल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, मटेरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, एक इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोवाइड होती है आपकी, रूल ऑफ लॉ को जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, माइनॉरिटी के लिए काम करता है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेंथ द सेकुलर फैब्रिक, देखिए आर्टिकल 25 से लेके आपका आर्टिकल कहाँ तक है, 28 तक है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो आपका सेकुलर फैब्रिक को स्ट्रेंथन करता है कि माइनॉरिटी आपका इंस्टीट्यूशन होता है एक के अंदर आपका, आप किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो, आप किसी भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन को जो है फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके के आपका सेकुलर फैब्रिक है इंडियन स्टेट का। फिर बोलता है एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, चेक करता रहता है कि आपका जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर होगा कि आपका सारी की सारी पावर जो है सेंटर के हाथ में आ गई है और सेंटर अपने तरीके से, तो ऑटोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो डेवलप हो सकती है, ठीक है। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी को चेक करने के लिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, आपका सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस जो है उसको एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करता है फंडामेंटल राइट। डिग्निटी इंश्योर करता है, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो ये कौन इंश्योर करेगा आपका, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाएंगी किसके थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, ठीक है। फंडामेंटल राइट ये है जो आपको इस तरीके की जो चांस है आपके, ठीक है, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट ही आपका काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। देखिए लास्ट अपना आर्टिकल ये एक छोटा सा बचा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको समझा देती हूँ। देखिए कुछ हमारे पार्ट 3 के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और कुछ राइट्स होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के जैसे ही होते हैं, बट फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट या नॉन फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकते हैं। और फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होता है वो दोनों ही आपके लीगल राइट होते हैं, यानी कि आप कोर्ट में जो है अगर आपका वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, ठीक है। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, मैंने बोला फंडामेंटल राइट जो है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो सकता है, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों ही अलग होते हैं, बट दोनों ही लीगल राइट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है, पहला है आर्टिकल 262 पार्ट 12 में क्या बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई और टैक्स जो है कहीं से और से कलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेवाई नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ ही होगी जो टैक्स को लेवाई करेगी और कलेक्ट करेगी, ठीक है। दूसरा बोलता है आर्टिकल 300A, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका लीगल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट था। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। थर्ड है आर्टिकल 301 इन पार्ट 13, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, यानी कि कहीं पे एक जगह से आप दूसरे जगह पे ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, या मतलब सामान इधर से उधर एक्सचेंज हो रहा है, तो वो जो होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो जो होगा वो फ्री रहेगा। उस पर ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेट में जा रहे हो फिर टैक्स दे रहे हो, दूसरी में जा रहे हो तब टैक्स दे रहे हो। अब तमिलनाडु से लेके अगर आप दिल्ली में सामान का इंटरचेंज होगा या ट्रेड होगा तो इसके बीच में तो बहुत सारी आपकी स्टेट आ जाती हैं जिन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी जो है प्रावधान नहीं है कि आपको इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी, और यूनिटी को बरकरार रखने के लिए आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि ये जो तीनों राइट है आपका 265, 300, 301, ये जो है आप इक्वली जस्टिशिएबल हैं। आपका अगर वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन अगर आपके लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन होता है यहाँ पे
तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, आप जाओगे हाई कोर्ट में। पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 226, रिट जुरिडिक्शन होती है हाई कोर्ट की। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है तो आप जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप अंडर आर्टिकल 226 रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट होता है, उसमें आप अपील करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने जो है अच्छे से आपको मतलब नहीं समझा है या गलत डिसीजन दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कमेंट आपको करना है, कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप लोगों का मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, अगर इम्प्रूव करना है तो आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही की जा सकती है, किस चीज़ को किस तरीके से किया जा सकता है। अल्टीमेटली पढ़ना तो आप लोगों को ही है, मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।